Okay, question number 14. The following are the balance sheet of Rito Limited and Arima Limited on 31st March 17. Lakhs में अमाउंट दिया है. Equity share of 100 each, fully paid up. Reserve surplus, 10% debenture, loan from bank overdraft, sundry creditors, unpaid dividend. Fixed asset net of depreciation, investment including investment in A Limited. R के पास A का शेयर है, ठीक है. आर के पास A का शेयर. डिबेंचर, कैश एट बैंक, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दैट इज P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये A में. It was decided that A will acquire the business of R for enjoying the benefit of carry forward of business loss. क्या बोल रहा है देखो. It was decided A will acquire the business of R for enjoying the benefit of carry forward of business loss. लॉस मेकिंग है A लिमिटेड. R लिमिटेड बड़ा कंपनी उससे. इसका कैपिटल 300 का है A का, इसका 600 का है, डबल साइज का कंपनी है, ठीक है. फिर भी A R को टेक ओवर कर रहा है. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर R A को टेक ओवर करेगा ना, तो टेक ओवर में लॉसेस को टेक ओवर नहीं किया जाता. तो इसके बैलेंस शीट में जो 240 का लॉसेस है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. तो आर को वो लॉसेस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसके लिए उन्होंने गेम क्या खेला कि टेक ओवर कर रहा है आर ए को, लेकिन ऑन पेपर बता रहे कि ए आर को टेक ओवर कर. तो बंद करेंगे आर को. अब क्यों, कोई भी नाम कोई भी रखो, बिजनेस तो दोनों का ही मर्ज हो रहा है ना. अब ए आर को टेक ओवर करे या आर ए को टेक ओवर करे, मैनेजमेंट वही रहेगा, असेट्स वही रहेगा, फैक्ट्रीज वही रहेगा, प्रोडक्ट्स वही रहेगा. तो एक नाम से चलाओ जिसपे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है. इन डेज में इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है जिसको बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन, ठीक है. रिवर्स एक्विजिशन. तो इन डेज क्या बोलता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आया, ए लिमिटेड आर को टेक ओवर कर रहा है, तो ए परचेजर बनेगा, पर परचेजर की बुक में परचेजर का एंट्री दिखेगा और आर को बंद करने का एंट्री दिखेगा. इन डेज बोलता है कि ऐसे नहीं करने का. तुम लोग को आर को ही परचेजर ट्रीट करने का और ए को बंद करके आर के बुक में परचेजिंग का एंट्री पास करना पड़ेगा. रिवर्स एक्विजिशन करके बोलते हैं, ठीक है. वो अपना सीखना बाकी है. ये सम पुराना सम है, ठीक है. इसमें अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. इसके लिए ये सब में रिवर्स इक्वेशन अपन मिक्स नहीं कर रहे. जो ओरिजिनल आंसर है उस पे वो टाइम पे रिवर्स इक्वेशन का प्रोविजन इंडेस पे नहीं था, ठीक है. तो सम बनाने वाले जो सम बनाया था वो अपना नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बनाया था. इसके लिए अपन भी इसका सॉल्यूशन नॉर्मल के हिसाब से बना रहे, लेकिन एक्चुअली ये सब में रिवर्स इक्वेशन एप्लीकेबल है. समझ में आया, ठीक है. तो ये थोड़ा सा अजीब सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है. द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द मर्जर. ए लिमिटेड will reduce its share to 10 per share and then consolidate 10 shares, sorry, rupees 10 such shares into one share of 100 each new shares. दो ट्रांजेक्शन कर रहे हो लोग. क्या बोल रहे हैं देखो. ए लिमिटेड विल रिड्यूस इट शेयर टू 10 पर शेयर. ऊपर देखो बैलेंस शीट में उसका जो शेयर है वो 100 रुपीज का है, तो 100 को रिड्यूस करके 10 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे ऐसा बोला नहीं कि 10 पेड अप, यानी कि फेस वैल्यू भी 10 पे आ रहा है. तो अपन बड़ा वाला एंट्री लिखेंगे, 100 वाला कैंसिल, नया 10 वाला, बाकी का 90 कैपिटल रिडक्शन, ठीक है. एंड देन कंसोलिडेट ₹10 सच शेयर इनटू वन शेयर ऑफ 100 ईच. अब कंसोलिडेशन और सब डिविजन, ऐसे दो कंसेप्ट आते हैं, ठीक है. तो शेयर कंसोलिडेशन ही क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10-10 का नोट है, मैं दुकान वाले के पास जाता हूँ, उसको बोलता है कि ये 10-10 का 10 नोट ले, मुझे 100 रुपए का एक नोट दे. तो उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन. 10 नोट को कम करके अपन एक नोट पे लेके आ रहे, नोट कम हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है. इससे ऑपोजिट, मैं 100 रुपये दुकान वाले के पास लेके जाता हूँ, उसको बोलता है कि मुझे चेंज देना, 10-10 का 10 नोट देना. तो वो 100 रुपए का एक नोट लेता है, मुझे 10-10 के 10 नोट देता है. तो उसे बोलेंगे सब डिविजन. एक बड़ा नोट छोटे नोट में कन्वर्ट होता है, नंबर ऑफ नोट्स बढ़ेगा, टोटल वैल्यू सेम ही रहेगा. तो ना गेन है ना लॉस है.
ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कम ज्यादा होगा ना तो शेयर मैनेज करना इजी हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कम रहेगा तो फिर उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेगा ना तो उसको बोलेगा कि इतना शेयर वापस दे दे वगैरह, तो इजी पड़ता है। चेंज ही रहेगा ज्यादा इजी पड़ेगा। और कुछ कंपनी का ऑपोजिट होता है, नंबर ऑफ शेयर इतना बढ़ जाता है कि वो लोग बाद में कंटाल के बोलते हैं कि इसको कंसिडरेट करो, नंबर ऑफ शेयर को कम करो, हम लोग से मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लोग ने पहले क्या किया, 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए में कन्वर्ट किया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर तो उतना ही है ना, कितना शेयर है, 300 का है, शेयर ऑफ 100 ही शेयर की 3 लाख शेयर है। ठीक है, तो पहले 3 लाख शेयर ऑफ 100 इच था, अभी वो चेंज होके 3 लाख शेयर ऑफ 10 इच होगा। इतना समझा, नंबर ऑफ शेयर 3 लाख ही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी शेयर 10 रुपए का है, तब इसको 100 रुपए में रिकन्वर्ट करो। तो लोग शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे कि तुम लोग 10 शेयर लेके आओ। कितने वाला, 10-10 वाला। हम लोग आपको एक 100 रुपए का शेयर दें, तो ऑटोमेटिकली शेयर 1/10 कम हो जाएगा। 10 शेयर देके एक शेयर, यानी कि 10 शेयर एक में कन्वर्ट हो जाने की 1/10 पे आ गए। तो वो जो 3 लाख शेयर था वो भी कम होके 30,000 शेयर में आ गया। तो 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ये नया कैपिटल बनेगा। समझ में आया? तो सिर्फ अपने को जूना वाला डेबिट करने का, नया वाला शेयर क्रेडिट करने का, तो अपन लिखेंगे इक्विटी शेयर ₹10 अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर ₹100 अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा, बाकी टोटल अमाउंट जो 10 रुपए पे आया है वो सेम ही रहेगा। यानी कि जो टोटल कैपिटल है वो टोटल अमाउंट सेम रहेगा, पर शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर? नंबर 2, बैंक अग्रीड टू वेव लोन ऑफ 18 लाख ऑफ ए लिमिटेड। 18 लाख का बैंक लोन है, वो बैंक ने वेव कर दिया। अब देखो, लोन फ्रॉम बैंक ए लिमिटेड में 135 का है, ऊपर लाइबिलिटी में 135। तो वो 135 में से 18 लाख का लोन वो लोग ने वेव कर दिया, बोला कि 18 लाख का छोड़ दो, बाकी का हम लोग को लोन रीपे करो। यानी कि रीपेमेंट का बोला नहीं है, जस्ट में बता रहा हूं। तो लोग वो सेटलमेंट करते हैं। ऐसे बैंक्स पे बहुत बार रियल लाइफ पे भी सेटलमेंट होता है। ठीक है, स्पेशली जब भी 31 मार्च आएगा ना, तभी ये सेटलमेंट ज्यादा होता है। तो ये बहुत सारे सीए लोग वगैरह भी ये काम लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि 31 मार्च को बैंक को फाइनल अकाउंट बनाया रहता है, एनपीए दिखा तो प्रॉफिट कम आएगा, तो बैंक को अपना परफॉर्मेंस अच्छा बताना है। तो लोग क्या करते हैं, एनपीए वगैरह कम बताने के लिए वो लोग ऑटोमेटिकली 31 मार्च से पहले फरवरी एंड में या मार्च मंथ में सेटलमेंट स्टार्ट कर। ठीक है, तो ऐसे जो क्लाइंट्स है ना, कि जो डिफॉल्टर्स वो लोग को बुलाते हैं, वो लोग को बोलते हैं कि अभी तुम जो बाकी का अमाउंट है इतना पे करो, हम लोग बाकी का अमाउंट छोड़ देते। एक पर्टिकुलर अमाउंट वो लोग पे करने को बोलेंगे, बाकी का वो लोग खत्म कर देंगे। तो वो लोग वैसे करके एनपीए का अमाउंट कम करवाते हैं, क्योंकि जितना रिकवर हुआ, पहले 100% एनपीए था, भी जितना रिकवर हुआ एनपीए उतना कम हो जाएगा ना। बैड डेट्स आएगा, लेकिन एटलीस्ट बैड डेट्स पार्शियल का आएगा। ठीक है, जो पूरा 100% एनपीए जो बनाना पड़ेगा, अगर वो मोर देन 3 इयर्स वगैरह का, तो उनको याद रहेगा एनपीए प्रोविजन वगैरह, तो फिर वो उतना एनपीए कम दिखाई देगा, तो वो इसके लिए लोग सेटलमेंट करते हैं। और बैंक इवन वो टाइम पे लोन सैंक्शन भी बहुत फास्ट फास्ट करता है, पेपर चेकिंग ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि तो जितना लोन देंगे उतना नया असेट दिखेगा ना। वो लोन वो लोग के लिए असेट है। ठीक है, तो वो अगर तुमने फेब्रुआरी, अगर घर लेना है तुम लोग को, ठीक है, और पेपर उतना क्लियर नहीं है, तो वो ही टाइम पे बैंक में अप्लाई करने का। देखो तुम लोग का लोन क्या फास्ट प्रोसेस होता है, ऐसा है। चलो आगे, पॉइंट नंबर 3, शेयर होल्डर्स ऑफ आर लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड बाय आर लिमिटेड। एक्सचेंज रेशियो दिया है, आर को 1 शेयर देंगे फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन आर लिमिटेड, एक शेयर के सामने एक शेयर। ठीक है, तो आर का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 6 लाख है, तो 6 लाख नया शेयर देगा, 1:1। ठीक है, सन्डे क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स 30 लाख पेबल टू आर लिमिटेड। ये इंटर कंपनी डेटा क्रेडिटर
अमालगमेशन के बाद इसको क्रॉस कैंसिल कर देने का, एनएपी से डिफरेंस पे इफेक्ट नहीं है। आफ्टर मर्जर प्रपोज डिविडेंड ऑफ आर लिमिटेड विल बी पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ आर लिमिटेड। वर्ड क्या बोला है? आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद, यानी कि पहले पे नहीं करने का। वो जो डिविडेंड दिख रहा है ना 60 का आर के उसमें लाइबिलिटी में लास्ट लाइन, ठीक है, वो 60 का लाइबिलिटी अपने को पे करना है, लेकिन मर्जर के बाद पे करना है, ठीक है। R Limited will cancel 20% holding of A Limited investment, which was held at a cost of rupees 75 lakh. 20% holding in A Limited, 75 lakhs उसका वैल्यू है, वो अपने को राइट ऑफ करना है, विल कैंसल, ठीक है। Authorized capital of A Limited will be raised accordingly to carry out the scheme. Required क्या है? Pass journal entries in the books of A Limited and prepare the balance sheet after merger on 31st March 17. तो सेलिंग कंपनी का नहीं पूछा है, परचेजिंग का ही पूछा है। तो पूरा समय ट्विस्ट वाला है। पहला लॉस पे की कंपनी प्रॉफिट में की कंपनी को टेक ओवर कर है। लॉस पे की कंपनी का पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो टेक ओवर कर रहा है, तो टेक ओवर का भी एंट्रीज आएगा। तो इस पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एंट्रीज पहले पास करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स वगैरह चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अमालगमेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो नया शेयर आएगा, पहले 100 के शेयर को 10 पे कन्वर्ट किया, 10 को 100 पे लेके गए, ठीक है। तो जो नया शेयर इश्यू करेंगे वो 100 का इश्यू करेंगे ना। तो अगर तूने पहले टेक ओवर किया और बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, तो जो शेयर इश्यू किया ना, उसको भी तुमको कम करना पड़ेगा। बम्पर गया। ए ने पहले आर को टेक ओवर किया, बाद में रिकंस्ट्रक्शन किया, तो ए आर को टेक ओवर करने के लिए शेयर इश्यू करेगा। तो अपन बैलेंस शीट के शेयर को कम कर रहे हैं, तो जो शेयर आर को इश्यू किया वो भी कम करना पड़ेगा ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाद में हुआ, तो पहले ए आर को शेयर इश्यू करेगा, 1:1 का शेयर है, बाद में वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। वो अपने 100 के शेयर को 10 पे लेके आएगा, तो जो शेयर इश्यू किया नया, उसको भी कम करना पड़ेगा ना। समझा? तो इसके लिए पहले कंपलसरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा, शेयर नए अमाउंट के ऊपर नए नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में टेक ओवर होगा। तो जो शेयर आर को इश्यू करोगे उसको कम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नया वाला इश्यू किया है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो लोग ने रिजोल्यूशन पहले पास किया टेक ओवर का, टेक ओवर कर लेने के बाद रिजोल्यूशन पास किया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, एक ही फाइनेंशियल ईयर में, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाद में होगा। तो ए ही कर रहा है ना। अब आर ने अपना बिजनेस ए को बेचा, ठीक है, ए परचेजर है। अब पहली बात है कि आर ने क्यों बेचा लॉस मेकिंग कंपनी को अपना बिजनेस, यानी कि उसको भी पता था कि यहाँ पे सब झोल अपन करने वाले हैं। और अगर तुम लोग देखोगे ना, अब ये पॉइंट गलत जगह पे जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 लाख शेयर है ए का, आर का कितना शेयर है? 6 लाख, ठीक है। अब ए आर को टेक ओवर करेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोड़ दो, वो है ही नहीं, सपोज ए आर को टेक ओवर करेगा, तो नए कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 9 लाख। 9 लाख में से आर के शेयर होल्डर्स कितने हैं? 6, यानी कि 6:9, और इसका 3:9, यानी कि इसके पास 66% शेयर है। तो कंपनी का ऑनर कौन? आर। देखने पे क्या लग रहा है? ए ने आर को टेक ओवर किया, लेकिन ए पे कंट्रोल ए का नहीं है, आर का है, बोलो मेजोरिटी में। इसी को ही रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं, कि ऑन पेपर तुम्हें कुछ और बताते हो, लेकिन ऑनर कोई और ही रहता है, छुपा हुआ ऑनर है, वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपने को खत्म करना है, बाद में मर्जर पे आना है, टेक ओवर पे आना है। और तुम लोग को थोड़ा सा मैं याद दिलवाऊं, यहाँ पे सेलिंग के पास परचेजिंग का शेयर है, तो अपने को वो वाला प्रोविजन भी फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर हम लोग ये ऐसे बोलेंगे पहले ही टेक ओवर का रिजोल्यूशन पास हो, तो उसके बाद फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर के वक्त तो हम लोग का पुराना है लॉस वगैरह रहते हैं, वो सब तो इस होता है। वो टेक ओवर नहीं करते ना,
टेक ओवर नहीं करता फिर रिकंस्ट्रक्शन होगा। अरे लेकिन आर ने अगर ए को टेक ओवर किया तो आर का रिकंस्ट्रक्शन क्यों करेगा? जब ये कंपनी बंद ही हो रहा है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट क्यों करना है? यहाँ पे ए कंटिन्यूएशन में है, इसके लिए वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर आर ने ए को टेक ओवर किया तो ए वैसे भी बंद हो जाएगा, तो रिकंस्ट्रक्शन क्यों करना है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो देखो मैंने दो बताया था, ठीक है। तो एक्सटर्नल में वो क्या कर रहे हैं कि नया कंपनी बनाते हैं, और नया कंपनी जब ये कंपनी को टेक ओवर करता है तो लॉसेस एंड रिजर्व कभी टेक ओवर होता ही नहीं है, तो वो क्लीन हो गया है। तो अगर आर ने ए को टेक ओवर किया रहता तो वो असेट्स को ही टेक ओवर करता, ये लॉसेस टेक ओवर ही नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली लॉसेस बैलेंस शीट से निकल ही जाता, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग खुद ही एक नया कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे तो कोई अपने को टेक ओवर कर रहा है तो उसको एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, वो तो टेक ओवर का ही पार्ट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। हम लोग वैसे भी लॉस पेकिंग थे, सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग को खरीद लो खरीद लो, उसे खरीद लिया हम लोग को, खत्म हो गया, अपना बिजनेस गया। समझा? जबकि वहां पे क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कि कंपनी अपना है, अपने को किसी को बेचना नहीं है, तो अपन ही दूसरा कंपनी बना रहे, और वो कंपनी अपनी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, लेकिन वो कंपनी किसका ओनरशिप का है? अपना ही है, क्योंकि वो शेयर अपने को ही देने वाला है, तो वो कंपनी का ओनरशिप अपना ही रहेगा, यहाँ पे अपना नहीं रहेगा। अगर आर ने अपने को टेक ओवर किया तो आर ऑनर हो जाएगा, होगा ही नहीं, सिर्फ अमालगमेशन होगा। तो इस पे बहुत ट्विस्ट है, एकदम सोच सोच के करना पड़ेगा। अभी पहला पार्ट तो सिंपल है, अपने को सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी देखो एग्जिस्टिंग शेयर अभी 3 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कि 300 लाख से, ठीक है। रिड्यूस टू 3 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10, यानी कि 30 लाख पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो रहा है, यानी कि 270 लाख का कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये जो शेयर है इसको कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेटेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच, तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट 30 लाख डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.3 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑफ 100 ईच। इस पे ये कन्वर्ट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? पहले नंबर ऑफ शेयर 3 लाख का 100 रुपए का वैल्यू था, उसको हमने 100 रुपए को कम करके 10 रुपए पे लेके आए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर 3 लाख का 3 लाख ही रखा, तो नया कैपिटल बन गया 30 लाख, 3 लाख इंटू 10, 30 लाख। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल वैल्यू 30 लाख से रख रहे हैं, लेकिन शेयर 10 रुपए की जगह पे 100 रुपए का इश्यू कर रहे हैं, यानी कि हम लोग शेयरों को क्या बोल रहे हैं कि 10 शेयर लेके आओ, 10 वाला, हम लोग आपको एक शेयर देंगे 100 वाला, तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा ना, अमाउंट तो उतना ही रहेगा, 10-10 का 10 नोट यानी कि 100 रुपया, और 100 रुपए का एक नोट यानी 100 रुपया, तो शेयर होल्डर को इसमें कुछ गेन या लॉस नहीं है, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे कुछ गेन या लॉस नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएगा। तो पहले जो 3 लाख शेयर था वो अभी 30,000 शेयर हो जाएगा ऑफ 100 ईच, टोटल वैल्यू विल रिमेन 30 लाख। पता चला? ठीक है। अब ये अपना ए लिमिटेड के साइड का हमने वर्किंग किया, ठीक है। अब इसी को ही आर लिमिटेड के लिए इन्वेस्टमेंट में क्या होगा वो सोचो।
जो ए का कैपिटल है वो आर का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वहां पे लास्ट पर में लिखा है कि आर के पास 20% होल्डिंग है ऑफ ए लिमिटेड, और वो कितने पे है? 75 lakhs पे है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ आर लिमिटेड इन इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, 20% शेयर्स, दैट इज ओरिजिनल 3 लाख का 20%, ठीक है। 3 लाख का 20%, 60,000। ये 60,000 इन्वेस्टमेंट कितने का है? वैल्यूड एट 75 lakhs। ये अभी इन्वेस्टमेंट है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जब ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ये लोग ने शेयर को कम किया, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट कम होगा ना, ठीक है। 100 रुपए का शेयर अगर रहेगा तो 75 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी वो शेयर 10 रुपए पे आएगा, यानी कि 10% पे आएगा, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अपने को कम करना पड़ेगा। वो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर रहा है तो सामने अपना इन्वेस्टमेंट भी अपने को कम करना है, अपना भी वैल्यू कम हो रहा है ना, ठीक है। तो फेस वैल्यू अगर 100 रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 75 lakhs, तो फेस वैल्यू 10 पे जब भी आएगा तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7.5 lakhs, ठीक है। इसका मतलब रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट 75 माइनस 7.5, यानी 67.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये मैंने जो पॉइंट कवर किया, ये कौन सा किया? एग्जिस्टिंग से रिड्यूस्ड या रिड्यूस से कंसोलिडेटेड? एग्जिस्टिंग से रिड्यूस वाला पॉइंट कवर किया। अभी रिड्यूस से कंसोलिडेट भी होगा, जरा सोच के बताओ कैलकुलेशन किए बिना। रिड्यूस से कंसोलिडेटेड होगा, ये जो 20% है वो कम ज्यादा होगा क्या? वो 20 का 20% ही रहेगा। यस, वो 20 का 20 ही रहेगा, क्योंकि सभी का शेयर कम ज्यादा होगा ना, अपना अकेले का नहीं हो रहा। अगर अपना अकेले का हुआ ना तो अपना परसेंटेज कम ज्यादा होता है, कि मैंने कोई नया शेयर खरीदा या शेयर बेचा तो मेरा ओनरशिप कम होता है, ठीक है। ये तो सभी का एक साथ कम ज्यादा हो रहा है, तो जो 20% ओनरशिप है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो, ठीक है। अब इसका न्यू नंबर ऑफ शेयर कितना है? न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड 30,000 है। Therefore, number of shares held by R Limited equal to 30,000 into 20%. 6,000 equity share valued at rupees 7.5 lakhs. पता चला, ठीक है। तो ये इसके पास अभी 6,000 शेयर है, 6,000 शेयर का जो वैल्यू है वो 7.5 lakhs है, ठीक है। और अभी अमालगमेशन स्टार्ट होगा तो अपने को ये शेयर पकड़ के आगे का वर्किंग करना, क्लियर है? समझा ना? अगर ये तुम लोग को ऐसे नहीं करना, तुम लोग ऐसे भी फॉलो कर सकते हो कि 20% शेयर है, यानी कि 3 लाख का 20%, 60,000। 60,000 का यहाँ पे 60,000 ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे वो कम होके ये 3 लाख कम होके 30,000 पे आया, तो 60,000 कम होके 6,000 पे आया, ठीक है। तो वैसे भी फॉलो करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये
अपना पहला वर्किंग हो गया। ये जरा मुझे बताओ ना, 75 लाख 7.5 लाख पे कैसे आएगा? ये 75 भी है ना, उसको 7.5 पे लेके आने को बोल रहे हैं ना, वो कैसे लेके आओगे? कैपिटल रिडक्शन भी तो क्या बोल रहा है? कैपिटल डिडक्शन। इवैल्यूएशन लॉस ऑन इवैल्यूएशन तो क्या बोल रहा है, पीएन? गुडविल में था ना। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट नहीं आएगा, रिकंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? तो ए लिमिटेड के ग्रुप में कैपिटल डिडक्शन अकाउंट रहता है। ये तो आर है, आर ने रिकंस्ट्रक्शन किया ही नहीं है, उसके ग्रुप में कैपिटल डिडक्शन अकाउंट ही नहीं है। पीएनएल के सामने राइट ऑफ होगा। ये बोला था लेकिन बाद में फिर गया। पीएनएल के सामने राइट ऑफ होगा, इन्वेस्टमेंट अपना कम हो रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट पीएनएल में डेबिट करे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट नहीं बना सकते क्योंकि इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। और रिकंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं है कि मन में आया तभी रिकंस्ट्रक्शन रिजोल्यूशन पास करके स्टार्ट कर दे। उसके लिए पूरा कंपनीज एक्ट का फॉर्मेलिटीज वगैरह कवर करने के बाद, जब भी कंपनीज एक्ट से परमिशन मिलेगा, बाद में रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो आर लिमिटेड के पास तो कोई रीजन ही नहीं है कि सामने वाली कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन किया, मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। अरे तू थोड़ी लॉस पे थी, एक असेट तेरा लॉस पे गया, तो वो असेट लॉस पे गया, उसको रेगुलर पीएनएल में डाल दे। समझा? इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ किया है उसने, लेकिन हेवी अमाउंट है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्या स्टार्ट करें? ये एनएपीसी डिफरेंस वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, बाद में एंट्रीज वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट एनए, किसका एनए आएगा, आर का या ए का? अभी तक अपने को यही सब क्लियर नहीं है ना। हम्म, चलो फिक्स्ड एसेट 810। इन्वेस्टमेंट आएगा क्या बताओ, सोच के बताना, ऐसे फेंको मत। इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? बराबर, इन्वेस्टमेंट देखो 210 का है, और जो इंटर कंपनी है वो तो सिर्फ 75 का था। इसका मतलब कि बाकी का भी कुछ इन्वेस्टमेंट है ना, तो तुम पूरा 210 को ही उड़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट आएगा 210 -75। अभी बैलेंस शीट में 75 है, हम लोग उसको कम करने वाले। बैलेंस शीट में तो भी 75 इंक्लूड है ना, तो 210 में से 75 माइनस करो, कितना आएगा? 135। ठीक है, डेटर्स 120। सिर्फ याद है इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को लेना नहीं है, बाकी एग्जाम में ऐसा तो लिखने का नहीं।
नहीं रहेगा तो देखो ही मत। डेटर्स 120, बैंक 75, लेस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर रिजर्व नहीं आएगा, 10% डिबेंचर 150, लोन फ्रॉम बैंक, वो जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ए का हो रहा है, तो बी का लोन में, सॉरी आर के लोन में कोई कम नहीं हो रहा है। ओवरड्राफ्ट ए में है, बी में नहीं है, सॉरी आर में नहीं है। क्रेडिटर्स 90। अब ये बताओ अनपेड डिविडेंड ले या नहीं ले? बराबर। अमाल्गमेशन के बाद उसको पे करना है। अपन आईवी के लिए इंटर का ये प्रपोज डिविडेंड वगैरह लेते हैं, गुडविल के लिए सब नहीं लेते। बाकी अमाल्गमेशन में भी वो दिया जाता है। एक बार वो टेक ओवर कर रहे तो उसका हर लाइबिलिटी को अपने को टेक ओवर करना पॉसिबल है। ठीक है, तो अनपेड डिविडेंड कितना है? 60 है ना? एन है। पीसी सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। दोनों को आप एक लाइन लिखा हुआ है कि 1 शेयर फॉर 1 शेयर हेल्ड इश्यू करेंगे, यानी कि 1:1 का रेशियो। ठीक है, तो इसका कितना शेयर्स है? 6 लाख शेयर्स है, तो 6 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। 6 लाख इक्विटी शेयर। आगे क्या करें? इंटू इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या लेंगे? 10 100। 10 100। 100। 100। अरे पहले हमने उसको 10 पे कन्वर्ट किया था, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद में वापस 100 में कन्वर्ट किया ना, तो अभी नया शेयर कितने का है अपने पास? 100 रुपए का, तो 100 रुपए पे नया शेयर इश्यू होगा। और क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस वगैरह दिया नहीं है कि कौन से प्राइस पे इश्यू होगा, तो अपन फेस वैल्यू पे एज्यूम करेंगे, तो 100 रुपए पे इश्यू करना है। समझा? अभी भी एक बड़ा पार्ट मिसिंग है, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। इसका क्या करेगा? परफेक्ट। अगर परचेसिंग के पास सेलिंग का शेयर्स है तो प्रोपोर्शनेट होल्डिंग माइनस होता है, और सेलिंग के पास परचेसिंग का शेयर्स रहेगा तो शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड माइनस कर। तो इसके पास ऑलरेडी हेल्ड वाला शेयर है ना, मैं निकाल के रखा है, 6000 शेयर है, ये निकालने का पर्पज समझा? यहाँ पे लेना था वो। ठीक है, तो माइनस करो शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय आर लिमिटेड इन ए लिमिटेड, वर्किंग नोट नंबर 1। नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड into issue price
ठीक है 594, उसका NA था 765 का, PC आया 594 का। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट, डिफरेंस NA 765, PC 594, और कुछ आता है? नहीं है। परचेजर के पास सेलिंग का रहेगा तो माइनस करोगे, इसके बुक्स पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं तो राइट ऑफ क्या करोगे? ए लिमिटेड परचेसिंग है, इन्वेस्टमेंट सेलिंग के पास है, तो सेलिंग देखेगा इन्वेस्टमेंट का क्या करना है। परचेसिंग के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो राइट ऑफ कुछ नहीं करना है। समझा कितना आ रहा है डिफरेंस? ये क्या आएगा? ठीक है, चलो यहाँ तक का लिखो, बाद में रफ करके मैं आगे का स्टार्ट करता हूँ।